नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये घटना है चित्तौड़ में रावल रतन सिंह जी की वीरगति और महारानी पद्मावती के जौहर की बात की घटना। इस युद्ध में सिसोदिया वंश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी अपने 7 बेटों के साथ रावल रतन सिंह जी की तरफ से हिस्सा लेते हैं। इस युद्ध में ठाकुर साहब एवं उनके 6 बेटों को वीरगति मिल जाती है तथा एक बेटे अजय सिंह जी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और युद्ध मैदान से युद्ध की विराम के बाद निकल जाते हैं। इस युद्ध के समाप्ति के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का बुरी तरीके से उनकी आबरू पर वार किया था। वहां की जितनी महारानियां थी, जितनी रानियां थी, जितनी सेविकाएं थी, सब ने जौहर कर लिया। सारे योद्धाओं का कत्लेआम कर दिया गया। अब जो बाकी बचे थे मेवाड़ की जनता, उनके साथ लूट और मार की घटनाएं होती जा रही थी। चित्तौड़ बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। न तो चित्तौड़ में कुछ धन दौलत बचता है, न ही जनता। तो खाली चित्तौड़, सुनसान वीरान चित्तौड़ पर अलाउद्दीन नहीं रुकता है और वो वहां से दिल्ली की तरफ चला जाता है। चित्तौड़ में उन्होंने अपने बेटे खिजर खां को रख दिया और वो खुद दिल्ली निकल जाते हैं। इधर मुंजा बलेचा नाम के एक लुटेरे ने मेवाड़ की तरफ हमला किया, जिसमें हाथ था अलाउद्दीन का। तो अलाउद्दीन का हाथ होने के कारण मुंजा बलेचा से किसी ने भी हमला नहीं किया और उसे रोकने की साहस किसी में नहीं थी। एक 10 वर्षीय बालक मुंजा बलेचा के सामने आता है और उससे कहता है कि यदि तुम में हिम्मत है तो अकेले मुझसे लड़के दिखाओ। एक 10 वर्षीय बालक से ऐसी बात सुनकर मुंजा बलेचा परेशान हो जाता है और उसके सामने युद्ध करने के लिए घोड़े से नीचे उतर जाता है। जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध स्टार्ट होता है, उस बालक ने तलवार से लेकर मुंजा बलेचा के सिर को एक ही बार में 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और मुंजा बलेचा वहीं पे मर गया। अजय सिंह इस घटना को देख रहे थे। जब उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो उस बालक ने कहा कि मैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का पोता और बप्पा रावल जी का प्रत्यक्ष वंशज हूं। ये सुनकर अजय सिंह जी को बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि ये मेरे भतीजे कैसे हो सकते हैं। मेरे भाइयों की मृत्यु तो उस युद्ध में हो गई थी। तो पता चलता है कि ये बालक उस समय 2 वर्ष का था जब इनकी माता ने सती हो गई थी। सभी रानियां सती होने के बाद ये बच्चा अकेला बच गया था। इस बच्चे को लेकर अजय सिंह जी केलवाड़ा के पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां इन्हें पूरी तरीके से सैन्य ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। इसे एक योद्धा में तब्दील कर देते हैं। जब भीलों को एवं मेवाड़ की जनता को ये पता चलता है कि उनका अभी भी एक प्रत्यक्ष शासक जिंदा है, तो लोग उस पर्वत पर जाने लगते हैं और एक विशाल सेना देखते ही देखते हमीर सिंह जी के नेतृत्व में खड़ी हो जाती है। जी हाँ, उस बालक का नाम था हमीर सिंह सिसोदिया। एक बार फिर से सिसोदिया वंश जीवंत हो उठा था। एक नए शासक को देखकर जनता में एक अजीब सा जोश भर जाता है। उधर खिज्र खां चित्तौड़ को खाली कर चुका था, क्योंकि चित्तौड़ में कुछ ऐसा था नहीं जिसपे खिज्र खां शासन करता। वहां पे मालदेव नाम का एक शासक, जिसे अलाउद्दीन ने रखा था, शासन कर रहा था। और देखते ही देखते हमीर सिंह ने अपने मेवाड़ को, अपने चित्तौड़ को उस मालदेव से आजाद करा लिया। मालदेव तो भाग जाता है, लेकिन उसके बेटे को हमीर सिंह सिसोदिया जी ने कैद कर लिया। कुल 80 ठिकानों को एक एक कर कर हमीर सिंह सिसोदिया जी ने जीत लिया। अभी घटना लगभग 326 ईस्वी की थी। इधर तुगलक दिल्ली में शासन कर रहे थे। जब तुगलक को यह पता चलता है कि हमीर सिंह सिसोदिया नाम का कोई शासक बहुत प्रभावी ढंग से भारत के मेवाड़ क्षेत्र एवं उसके अगल बगल क्षेत्र में विजयी होता जा रहा है, अपने परचम को लहराता जा रहा है, तो हार कर लगभग 336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर सिंह सिसोदिया के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। दोनों की सेनाएं संगोली नामक जगह पर आमने सामने आ जाती हैं और प्रारंभ होता है संगोली का युद्ध।
गुरिल्ला युद्ध नीति से माहिर हमीर सिंह सिसोदिया जी ने रात के अंधेरे में तुगलकी सेना पर इस कदर हमला बोला कि तुगलकी सेना को पता ही नहीं चल रहा था कि वो आखिर लड़े तो लड़े किससे। गलती से कभी वो अपनी सेना को मार देते या फिर हमीर सिंह जी की सेना उन्हें मार देती। ऐसे में तुगलक की सेना बिल्कुल बिखर गई और तुगलक को हमीर सिंह सिसोदिया जी ने कैद में ले लिया। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को मेवाड़ में 6 महीने तक कैद करके रखा था हमीर सिंह सिसोदिया जी ने। हमीर सिंह सिसोदिया जी ने फिर तुगलक को ये बोलकर छोड़ दिया कि आज के बाद आप किसी भी हिंदू साम्राज्य पर हमला नहीं करेंगे। साथ ही साथ उनसे बड़ी मात्रा में धन वसूला, हाथियों को लिया, घोड़ों को लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली की गद्दी अभी भारत का केंद्र बिंदु नहीं थी। एक ऐसा दौर चल रहा था जब जो राजा शक्तिशाली था वो वहीं से पूरे भारत पर शासन कर सकता था। लगभग 74 वर्ष की आयु में हमीर सिंह सिसोदिया जी का निधन हो जाता है और इस तरह की कहानियों को, हमीर सिंह सिसोदिया जी के बारे में हमने कभी किताबों में नहीं पढ़ा, कुछ खास नहीं पढ़ा। इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि हम जिस इतिहास को पढ़ते हैं वो या तो किसी तुगलकी के द्वारा लिखा गया है या किसी मुगल के द्वारा लिखा गया है और उसी के द्वारा सहेजा गया है। हिंदू शासकों का इतिहास, हिंदू विद्वानों के लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उनकी समाप्ति तो कई बार कई आक्रमणकारियों ने पुस्तकालयों को जलाकर ही कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।